अस्सलाम वालेकुम टू एवरीबडी। बहुत मेहरबानी जी, आप तशरीफ़ लाए। ये एक्चुअली प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने कल करनी थी, फिर वो डेवलपमेंट हो गई गुजर खान में, तो उमर अयूब साहब ने आपसे बात करनी थी, तो मैंने मुनासिब समझा कि एक दिन आगे डाल दें इसको। कुछ माजी से जुड़ी हुई बातें हैं, कुछ मुस्तकबिल की बातें जो आपसे करना चाहते हैं। मैंने शोएब शाहीन साहब को रिक्वेस्ट की है कि मुझे कुछ अदलिया से मुंसलिक मामलात भी हैं जो ये ज़्यादा कॉम्पिटेंट हैं, ज़्यादा बेहतर तरीके से उजागर कर सकते हैं, और हमारा जो PTI का जो उसके ऊपर स्टांस है वो क्या है, वो बहुत ज़रूरी है। बिकॉज़ इस वक्त जो है पाकिस्तान की अदलिया जो है एक ऑर्गेनाइज्ड असॉल्ट जो है उनके ऊपर हुई है। जी पहुंच जाएगी आवाज़ पहुंच नहीं रही है। अच्छा, शुरू हो जाएगी। आवाज़ मेरी है, गरज तुम ले आओ इधर आके, ज़रा मिला लेते हैं आवाज़ को गरज के साथ, तो ठीक है, फिर गरजदार हो जाएगी। देखिए, रियासत का तसव्वुर क्या है, रियासत क्या होती है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अफराद का मजबूआ होता है जो कि इदारे तश्कील देता है। इदारे आइन, कानून और इंसाफ के तकाज़ों के अंदर ऑपरेट करते हैं जब, तो रियासत का वजूद जो है वो अमल में आता है, रियासत बनती है। और ये बनने के अमल को अगर वायलेट किया जाए तो फिर रियासत जो है वो कमज़ोर हो जाती है। अनफॉर्चुनेटली रियासत कायम रह सकती है और मजबूत हो सकती है सिर्फ उन्हीं हालात में जबकि आइन, कानून और इंसाफ के तकाज़े जो है उसके अंदर रह के इसको ऑपरेट करने दिया जाए। अनफॉर्चुनेटली आज हम जिस दौर से गुज़र रहे हैं, और ख़ासकर पिछले 2 सालों में, ये नहीं कि उससे पिछले 74 सालों में आइन की कदर की गई, कानून की कदर की गई, तब भी आपको बहुत सारी मिसालें मिलेंगी कि जबकि इन चीज़ों को वायलेट किया गया। लेकिन ख़ासकर पिछले 2 साल में ना आइन छोड़ा गया है, ना कानून का पास किया गया है, और ना ही इख्लाकियात जो हैं वो बची हैं वापस। बल्कि अगर ये कहा जाए कि इन तमाम चीज़ों का जनाजा निकाल दिया गया है तो वो कोई गैर ना होगा, क्योंकि इन 2 सालों में जो कोशिश थी वो ये थी कि रियासत को आइन, कानून और इख्लाकियात के तकाज़ों से निकाल के शख्स वाहिद की दिक्कत के ताबे किया जाए। और आज इन 2 सालों के बाद हम जिस नहज के ऊपर खड़े हैं, वहाँ हर वो बंदा जो सोच सकता है, जो सेंसिटिव है, जो इस मुल्क से प्यार करता है, जो इस मुल्क के मुस्तकबिल से उम्मीद वाबस्ता रखना चाहता है, वो मेरा ख़्याल है इसी नतीजे के ऊपर पहुँचा है कि आज ये रियासत जो है वो किसी शख्स वाहिद, एक शख्स वाहिद की दिक्कत की ताबे हो चुकी हुई है। कुछ दिन पहले 8 मई को मेरा ख्याल है DG ISPR साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैंने उसका जवाब तो दिया था, लेकिन 1-2 चीज़ें थी जो कि रह गई थी। ये DG ISPR का जो ये भाषण था, ये वाज़ था, ये एक सियासी भाषण और सियासी वाज़ था जो किसी सूरत में पाकिस्तान के एक आइनी इदारे जो एपॉलिटिकल है, जिसका सियासत से कोई अमल दखल नहीं है, जिनकी जो ओथ ऑफ ऑफिस है वो भी इस चीज़ की गमाज़ी करती है कि वो सियासत में अमल दखल नहीं दे सकते, उनके प्लेटफॉर्म से इस किस्म का जो लेक्चर जो डिलीवर होना जो है वो अपने तईं, और शायद इस पॉइंट को शोएब शाहीन साहब बाद में इसके ऊपर फर्दर रोशनी डाल सकें, लेकिन मेरी नाचीज़ राय में ये अपने तईं पाकिस्तान के आइन और कानून की वायलेशन थी, ब्लेटेंट वायलेशन थी। एक सियासी बयान ISPR के प्लेटफॉर्म से वो एक कानून और आइन की जो थी वो वायलेशन थी। ये ऐसा बयान नहीं आना चाहिए था, ख़ासकर जबकि एक पॉलिटिकल पार्टी को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शुरू से आखिर तक निशाना बनाया गया और उनको एक इंतशारी गिरोह के नाम से तशबीह दी गई।
और उसके अगले दिन जो है वो बड़े एलेबरेट तरीके से एक यौम स्याह मनाया गया। और वो यौम स्याह जो था उसमें भी सारा दिन जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टारगेट किया गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर इमरान खान को टारगेट किया गया, वर्कर्स को टारगेट किया गया। जो हमने जो प्रोटेस्ट कॉल दी हुई थी पुरअमन एहतजाज की, वहाँ लोगों के घरों के ऊपर हमले किए गए, लोगों को पकड़ा गया, चार दीवारी का तकद्दस पामाल किया गया। ये ख़ासकर पंजाब की बात कर रहा हूँ। और किसी हिंड्रेंस के बगैर तो ये फोर्स कर रहे हैं कि ये वो पुलिस फोर्स बन गई है जो कि एक टेररिस्ट आउटफिट के तौर के ऊपर जानी जा रही है। और ये इनका रवैया जो है वो मेरा ख़्याल है इनके साथ सारों ने वही सलूक करना है जो कि वो ट्रांसजेंडर क्राउड जो है ना वो कर रहा है, और जो आज़ाद कश्मीर में इनके साथ हो रहा है वो आपके सामने है, सारा कुछ है। तो मेरा ख़्याल है हालात को ये ज़बरदस्ती उस तरफ पुश कर रहे हैं कि ये तभी लोग जो हैं इनके साथ वैसा ही बर्ताव करें। यौम स्याह की मार्फत से दोस्तों, मैं ये मुल्क की तारीख़ जो है ना वो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट से रकम है जो असल हकीकत में यौम स्याह के तौर के ऊपर मनाए जाने चाहिए। 4 मार्शल लॉस लगे इन 76 सालों में, और बाकी अरसा जो था वो डिफेक्टो मार्शल लॉस जो है, जैसा कि आज तक एक डिफेक्टो मार्शल लॉ है पाकिस्तान में, वो उसके तौर के ऊपर जाना जाता है। 58 से 69 तक पहला मार्शल लॉ लगा, 69 से 71 तक दूसरा मार्शल लॉ लगा, और इसी अरसे में पाकिस्तान 2 लाख हुआ। क्या किसी मुल्क की तारीख़ में मुल्क के 2 लाख होने से ज़्यादा स्याह रात हो सकती है कोई? हमसे माफ़ी मांगने वालों ने कभी कौम से इसके बारे में माफ़ी मांगी कि क्या वो वजूहात थी जिसकी वजह से मुल्क 2 लाख हुआ? क्यों एक सियासी लीडर जो कि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी थी जिसके पास, उसको इक़्तिदार इंतकाल करने की बजाय फ़ौज ने चढ़ाई की पाकिस्तान के उस सूबे के ऊपर जो कि पाकिस्तान के आधे से ज़्यादा था। 56% ऑफ पाकिस्तान वाज फॉर्मर ईस्ट पाकिस्तान, नाउ बांग्लादेश। क्या आज तक किसी ने उसके ऊपर कौम से माफ़ी मांगी है, उस यौम स्याह के ऊपर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से माफ़ी मांगने के तकाजा कर रहे हैं? क्या ज़ियाउल हक के दौर की माफ़ी मांगी है किसी ने कौम से? या परवेज़ मुशर्रफ के दौर की माफ़ी मांगी है कौम से किसी ने, जो हमसे माफ़ी मांगने का तकाजा कर रहे हैं? और भी बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं जो कि इंसान जब बात करता है तो वो खून के आंसू रोता है कि हम किस तरफ इस मुल्क को धकेल रहे हैं, किस तरफ लेके जा रहे हैं। ये जो यौम स्याह थे सारे, इनके बारे में कुछ कमीशंस भी बने थे, आज भी कमीशन बनाने की बात हो रही है। हमूद रहमान कमीशन बना था, वो पढ़ने के लायक है, हमें भी, मुझे कहीं से कॉपी मिली थी, वो पढ़ी। इस मुल्क में वो रिपोर्ट पब्लिश नहीं होने दी गई, पब्लिक नहीं होने दी गई। क्या उसके कंटेंट्स को पढ़ के वो लोग जो रिस्पॉन्सिबल थे उन एट्रॉसिटीज़ के, वो कौम से माफ़ी मांगेंगे? चले, इट्स 50 years टू लेट, लेकिन आज भी वक्त है कि कौम से माफ़ी मांगे मुल्क को 2 लाख करने के लिए। एबटाबाद कमीशन की रिपोर्ट आई थी, कहाँ है वो रिपोर्ट? क्यों उसको पब्लिक नहीं किया गया? क्यों उसके मंदरजात के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं किया गया? क्यों वो पॉलिसी रिविजन्स नहीं किए गए जो कि उसमें रिकमेंडेशंस के तौर के ऊपर सामने आए थे? एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी बना था इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस के ऊपर, उसकी रिपोर्ट भी आई हुई है। कहाँ है वो रिपोर्ट? किसने छुपाई हुई है? क्या उसके ऊपर माफ़ी मांगी गई कौम से? और एक आर्मी पब्लिक स्कूल में एक घिनौनी ट्रेजेडी हुई थी, 150 से ज़्यादा बच्चे और उस्ताद जो थे उनको मैसेकर किया गया था। पीटीआई तो रिस्पॉन्सिबल नहीं थी उसकी, कौन उस नेग्लिजेंस का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है? क्या इसके ऊपर कौम से माफ़ी मांगी गई? किसने माफ़ी मांगी थी? कोई माफ़ी मांगी गई किसी से? जो आज ख़ासकर वो लोग जो कि पीटीआई से पता नहीं नाकर्दा गुनाहों की सज़ा के तौर के ऊपर माफ़ी मांगने की तवक्को कर रहे हैं। रजीम चेंज ऑपरेशन जो है वो बज़ाते खुद एक ब्लैक डे है। इस मुल्क की जब तारीख़ लिखी जाएगी तो उसको ब्लैक डे के तौर के ऊपर याद किया जाएगा। पाकिस्तान की तारीख़ जब लिखी जाएगी तो ईस्ट पाकिस्तान की सेपरेशन को ब्लैक डे के तौर के ऊपर याद किया जाएगा। पीटीआई से कोई माफ़ी की तवक्को नहीं करेगा।
जो तारीख दान हैं, अगर किसी वक्त उन्होंने इंडिपेंडेंट तारीख इस मुल्क की लिखी, अनफॉर्चुनेटली इस मुल्क की तारीख भी डिस्टॉर्ट की गई है, नहीं लिखी गई है। इस मुल्क में 3 वज़ीर आज़म को कत्ल किया गया है। क्या उस वक़्त के हुक्मरानों ने माफ़ी मांगी है उससे? क्या उसके ऊपर कोई तहकीकात हुई? क्या उनके मुहर्रकात जो हैं वो सामने आए? क्या जिन्होंने मारा वो सामने आए? क्या उनको सज़ाएँ दी गई? ये वो सवालात हैं जो कि मेरा ख्याल है, आई एम श्योर कि आप सब लोगों के दिमागों में होंगे, जहनों में होंगे, लेकिन हम में हिम्मत नहीं होती कि हम बयान करें। लेकिन अब जिस तरफ इस मुल्क को ले जाया जा रहा है, मेरा ख्याल है वहाँ सबको हिम्मत करनी पड़ेगी और बोलना पड़ेगा और इन सवालात को उठाना पड़ेगा। उस DGISPR की जो एक इंतहाई भौंडी किस्म की जो वो स्पीच थी, जिसकी कोई कानूनी और आइनी जवाज़ नहीं था, उसमें उन्होंने कहा जी कि हम कमीशन बनाने के ऊपर तैयार हैं। अगर वो कमीशन 2014 के सिट-इन को भी इन्वेस्टिगेट करेगा और पार्लियामेंट के ऊपर कोई अटैक था उसको भी इन्वेस्टिगेट करेगा। तो मैंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था जी कि हम बिल्कुल मानते हैं और ये कमीशन बनाएं। ये 2014 के जो भी हुआ 2014 में सिट-इन हुआ है उसको भी करें इन्वेस्टिगेट, बिल्कुल पार्लियामेंट के ऊपर जो अटैक था उसको भी इन्वेस्टिगेट करें, लेकिन इस साइफर की कंस्पिरेसी को भी इन्वेस्टिगेट करें। और मैं आज दोहराने लगा हूँ, ये रजीम चेंज ऑपरेशन को भी इन्वेस्टिगेट करें। ये इमरान खान के ऊपर जो अटैम्प्ट्स हुई, कातलाना अटैम्प्ट्स, उनको भी इन्वेस्टिगेट करें, जिसका मुकदमा भी इमरान खान को दर्ज नहीं करवाने दिया गया था। ये May 9 के इंसिडेंट्स को भी इन्वेस्टिगेट करें, ये स्टोलन मैंडेट को भी इन्वेस्टिगेट करें, ये ऑडियो एंड वीडियो लीक्स को भी इन्वेस्टिगेट करें। ख़ासकर जब लोगों के बेडरूम्स में आपने वीडियोस फिट किए हुए हैं, वो किस आइन और किस कानून के तहत हो रहा है, उसको भी इन्वेस्टिगेट करें। ये इन्फोर्स्ड डिवोर्सेस जो करवाई गई, लोगों को पकड़ के उनको टॉर्चर करके उनको ज़बरदस्ती उनसे पॉलिटिकल लॉयल्टीज़ चेंज करने, पॉलिटिकल एफिलिएशंस चेंज करने का किया गया, उसको भी इन्वेस्टिगेट करें। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग जो होती रही है पाकिस्तान में 76 साल, किसी हुकूमत को नहीं चलने दिया गया, ये उसको भी इन्वेस्टिगेट करें। ज़रूर बनाएं कमीशन। अब मैं उनको याद दहानी उनको कराता रहूँगा कि उन्होंने माना है कि हम कमीशन बनाने के ऊपर तैयार हैं, उसके बाद खामोशी तारी है, लेकिन हम उनको खामोश इस मसले के ऊपर नहीं रहने देंगे। मैं इसके साथ साथ वो लोग, ख़ासकर उनके लिए जो कि हमें इंतशारी ग्रोह कहते हैं, मैं 3-4 चीज़ें आपको बताऊंगा जो कि खान साहब ने अपनी पार्टी को और अपनी ज़ात को पॉलिटिकली डैमेज किया, लेकिन उनको नज़र आ रहा था कि शायद वायलेंस हो जाए, तो उन्होंने वो जो इनिशिएटिव्स थे, उनके पॉलिटिकल इनिशिएटिव्स, उनको अबॉर्ट किया। 10 अप्रैल को नेशन वाइड प्रोटेस्ट्स जो थी रजीम चेंज के ऑपरेशन के ख़िलाफ़, उनको उन्होंने रोका। 24 मई को हकीकी आज़ादी का लॉन्ग मार्च था, उसको भी उन्होंने 26 मार्च को उन्होंने अबॉर्ट किया, क्योंकि उनको बताया गया था कि इस्लामाबाद पहुंचने के ऊपर वायलेंस हो सकता है। जब खान साहब के ऊपर असैसिनेशन अटैम्प्ट हुई तो उस वक्त भी वायलेंस की पॉसिबिलिटी थी, लेकिन खान साहब ने उनको रोका कि नहीं, कुछ नहीं करना। हकीकी आज़ादी का मार्च रैली जो पिंडी में हुई थी, पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी रैली, वहाँ भी वायलेंस की जब उनको इंडिकेशन मिली तो वहाँ भी उन्होंने बैक ऑफ किया कि नहीं, हम ये नहीं होने देंगे। और मार्च 8, 2023 को इलेक्शन रैली जो कि पंजाब इलेक्शन कैंपेन की थी, उस वक्त भी ये 5 ऐसे इंसिडेंट्स हैं जहाँ के उन्होंने वायलेंस को प्रीएम्प्ट किया, नहीं होने दिया। अगर वो ना करते तो वायलेंस हो सकता था। तो वो लोग जो कि PTI या इमरान खान के ऊपर वायलेंस की वो एलिगेशन लगाते हैं, उनको इन हक़ाइक़ जो है उनसे किनारा कशी नहीं करनी चाहिए, उनको जांचना चाहिए और फिर एक ऑब्जेक्टिव तरीके से एनालाइज करके बात करनी चाहिए, बगैर बात करने, बगैर सोचे, बगैर समझे और बगैर डेटा हुए। अगर सिर्फ आप एलिगेशंस लगाएंगे तो फिर रिबटल्स आएंगे, फिर आपसे सवालात होंगे, फिर पूछा जाएगा आपसे कि आपका कॉन्डक्ट क्या रहा है 76 सालों में। आज हम पूछ रहे हैं और हम पूछते रहेंगे। अब ये चीज़ है, ये वापस होने वाली नहीं है, ये आगे जाएगी। पाकिस्तान, अगर आप इन सारी चीज़ों को इकट्ठा करें, यकजा करें, तो मेरी एक अदना राय में पाकिस्तान इस वक्त एक हालत जंग में है। और ये जंग जो है वो किसी
बैरूनी ताकत ने पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत नहीं की, बल्कि ये जो आपके इंटरनल फैक्टर्स हैं, इंटरनल जो मोटिवेशंस हैं, वो उनकी वजह से आज पाकिस्तान को एक हालत जंग में धकेला गया है, ताकि एज आई ऑलवेज से शख्स वाहिद जो है उसके ताबे किया जाए रियासत को, और वो शख्स वाहिद ही इसको अपनी पसंद की डगर के ऊपर डाले रियासत को और उस तरफ लेके जाए। लेकिन आज जो लेवल ऑफ अवेकनिंग है पाकिस्तान में, उसको अगर सामने रखा जाए तो ये हो नहीं सकता। लेकिन रिसेंटली पंजाब में और आज़ाद कश्मीर में और कपल ऑफ अदर प्लेसेस जहाँ इंसिडेंट्स आए हैं, हुए हैं, अगर आप उन इंसिडेंट्स को, वायलेंट इंसिडेंट्स को सामने रखेंगे तो आप एक नक्शा खींच सकते हैं अपने ज़हनों में कि मुल्क जो है वो किस तरफ बढ़ रहा है। इस वक्त मुल्क जो है वो अमन की तरफ नहीं बढ़ रहा। और ये भी आप देखिए, आज IMF की रिपोर्ट जो आई है, उसमें जो स्टेटमेंट आई है, उसमें उन्होंने बड़े क्लियर अंदाज में निशानदेही की है कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है वो एक बहुत बड़ा डिस्टेबलाइजिंग फैक्टर है। दैट मीन्स कि ये अल्टीमेटली उनके फ़ैसले के ऊपर भी इम्पैक्ट करेगा। हमारे कुछ इंतहाई बरादराना और दोस्त ममालिक के दोस्त जो है पाकिस्तान आ रहे थे, वो वहाँ भी उनके विज़िट को भी डिले किया गया है। ये डिले उन्होंने ख़ुद किया है, हमने नहीं किया, उन्होंने किया। लेकिन वो भी ऑब्वियसली को वजूहात होंगी जिसकी वजह से उस विज़िट को डिले किया गया है। और पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है इस मुल्क में, वो उनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट वजह है जो हमें नज़र आती है। तो इन चीज़ों को अगर सब चीज़ों को सामने रखे तो इस वक्त इस मुल्क को जो हालत जंग में है, मैं कहता हूँ कि हालत जंग में है, उसको वो इसके ज़ख्मों को मज़ीद खुरचने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उन ज़ख्मों के ऊपर मरहम रखने की जो है उसको एक शिद्दत से ज़रूरत महसूस की जा रही है। और इसके लिए ये जो जंग का समा बनाया गया है, इसको ख़त्म करना पड़ेगा। और ये जंग का समा सिर्फ़ और सिर्फ उस सूरत में ख़त्म हो सकता है जबकि पाकिस्तान को दोबारा आइन, कानून और इंसाफ के रास्ते के ऊपर चलने दिया जाए। और ये उस सूरत में मुमकिन होगा जबकि शख्स वाहिद जो है वो अपनी जो एक एम्बिशन है उसकी कि वो इस सियासत को अपने ताबे देखना चाहता है, वो उसको कंट्रोल करे, और जो इस मुल्क के जो अफराद हैं, इस मुल्क के जो इदारे हैं, उनको आज़ाद करे ताकि वो मुल्क को आगे ले जा सकें। मैं आखिर में कुछ दो चार बातें और करूँगा, लेकिन मेरी जो इस वक्त ख्वाहिश है और मैं चाहूँगा कि इसको आप ज़रूर ब्रॉडकास्ट करें, वो ये है कि ये मुल्क जो है इस वक्त, इसको हीलिंग टच चाहिए और इसके ज़ख्मों के ऊपर मज़ीद नमक पाशी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये मुल्क बहुत कमज़ोर हो चुका हुआ है। ये बहुत इनफीबल्ड मुल्क है इस वक्त। ये मुल्क इकनॉमिक कैप्टिव है इस वक्त। जो दुनिया में $1-1 बिलियन के लिए ये अपना कशकोल लेके बैठे हैं, अपने दोस्त ममालिक के और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के दरों के ऊपर बैठे हुए सिर्फ भीख मांग रहे हैं। और इस वक्त कोई पाकिस्तान को भीख भी देने के लिए तैयार नहीं है। इस हालत के ऊपर किसने पहुंचाया है इस मुल्क को 2 साल में? क्यों पहुंचाया है? क्या उनके मकासद हैं? लेफ्टिनेंट जनरल तारिक खान ने अभी एक आर्टिकल लिखा है, आपकी नज़र से गुजरा होगा, वो उसने बिल्कुल क्लेम किया है विद डेटा एंड अदर फैक्टर्स कि पाकिस्तान इज़ बीइंग पुश्ड टुवर्ड्स डी न्यूक्लियराइजेशन। दैट मीन्स कि जी आपके जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं उनको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। आप अपने मुल्क के एसेट्स तो बेच रहे हैं, हर एसेट इस वक्त जो है वो अप फॉर सेल है, हर एसेट, ताकि आप $1-2-3 बिलियन और इकट्ठे करके मुल्क को और 2-4-6 महीने के लिए चला सकें। लेकिन ये मुल्क नहीं चलेगा ऐसे, ये नहीं चल सकता है। तो हमारी इस्तदा जो है साहिब इक़्तिदार लोगों से सिर्फ ये है दैट दे शुड टेक ए स्टेप बैक एंड थिंक अबाउट द कंट्री। मुल्क के बारे में सोचें और देखें कि क्या वो गलत फ़ैसले हैं जो उन्होंने किए हैं और क्या वो गलत फ़ैसले हैं जो कि वो किए जा रहे हैं। और हर गुजरने वाला दिन जो है वो फर्दर परपेचुएट कर रहे हैं उन फैसलों को। ये परपेचुएशन का प्रोसेस अगर जारी रहा तो मुल्क जो है वो खोखला तो हो चुका हुआ है, वो खुदा ना करे वो बिल्कुल जो है वो डिसफंक्शनल हो जाएगा। और वो स्टेज होगी जबकि आपके पास कुछ जो है नहीं रहेगा बेचने को, कुछ नहीं रहेगा गिरवी रखने को। और फिर जैसा कि जनरल तारिक खान ने लिखा है, शायद ये डी न्यूक्लियराइजेशन की तरफ जाए और शायद और भी बहुत कुछ आपको करना पड़े। सो एक पोटेंट जहन का तकाजा ये है कि आप उस स्टेज के ऊपर पहुंचने से पहले रीथिंक करें और सोचें कि क्या वो फैक्टर्स हैं जिन्होंने हमें यहाँ पहुँचाया है और किस तरीके से उन फैक्टर्स को रिवर्स किया जा सकता है ताकि मुल्क आइन, कानून और इंसाफ के जो तकाज़े हैं उनके मुताबिक फंक्शन हो सके।
मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने दोस्त कि वो आज जो असॉल्ट हो रहा है जुडिशरी के ऊपर, उस सिलसिले में आपको आगाह करें, एंड देन आई विल टेक अनदर कपल ऑफ मिनट्स एंड टॉक टू यू सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रऊफ साहब ने बहुत अच्छे तरीके से पूरा सियासी जो मंजरनामा है आज तक का उसका अहाता किया और आपको एडवाइज़ किया। आज जो सबसे ज़्यादा ज़ेर बहस है वो है DGISPR की स्टेटमेंट। उसका बेहतरीन तरीके से मैं समझता हूँ, इमरान खान साहब के साथ जब मेरी मुलाकात हुई वेरी नेक्स्ट डे, उन्होंने रऊफ साहब की बड़ी तारीफ़ की, उन्होंने बड़े बेहतरीन तरीके से उसका जवाब आपको दे दिया था। लेकिन बात यह है कि मुझे ये बताएं, ये हमारी फ़ौज है, इमरान खान की फैमिली, बल्कि उन्होंने मुझे ख़ुद कहा मैक्सिमम या फ़ौज में हैं या ब्यूरोक्रेसी में हैं। हम उनसे मोहब्बत करते हैं, वो हमारे मुल्क की खातिर जाने देते हैं, मगर सवाल ये पैदा होता है कि पॉलिसी कौन बनाता है और वो फ़ैसले रिवर्स कौन करता है। मुल्क की आवाम के ख़िलाफ़ फ़ैसले वो एक शख्स करता है, और ना वो रेफरेंडम के ज़रिए इक़्तिदार में आया है या पावर में आया है, ना वो इलेक्शन के ज़रिए आया है। अगर शख्स वाहिद ने इस मुल्क को जंगल बना देना है और जंगल का कानून नाफिज कर देना है और आइन की पामाली करनी है, और वो DGISPR साहब उठ के वो स्टेटमेंट्स देंगे जो सियासी होगी, तो सियासत में मुदाखलत ये आइन की खिलाफ वर्जी सिर्फ नहीं, ये आइन शिकनी के मुतरादिफ है, और आइन शिकन की सज़ा आपके सामने है। ये अलग बात है कि परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ फ़ैसला आने के बावजूद, उसके ख़िलाफ़ अपील डिसमिस होने के बावजूद, आज अगर जस्टिस सेठ वक़ार को देखा जाए तो उसकी स्टेटमेंट आज भी फील्ड में है, जिसने कहा था कि उनकी कब्र से भी उनको निकाल के एक सिंबॉलिक सज़ा फांसी की दी जाए ताकि आइंदा के लिए मार्शल लॉ के रास्ते बंद हो जाएं, क्योंकि यही आइन का तकाज़ा है और यही मुल्क के कानून का तकाज़ा है। देखिए, किसी भी तहजीब याफ्ता मुल्क और जमहूरी मुल्क में पुरअमन अवामी इनकलाब का तरीका सिर्फ ये होता है, वो है वोट की पर्ची। वोट की पर्ची आपने देख ली, 8 फरवरी को पब्लिक निकली, ये अलग बात है। रऊफ साहब ने आपको बता दिया, नॉमिनेशन फॉर्म छीने गए, हमारे 90% जो टॉप लीडरशिप थी उन सबके कागजात नामजदगी रिजेक्ट हुए, बशमूल मेरे, आप गवाह हैं। मैं आप मीडिया के दोस्तों को साथ लेकर गया उन करप्ट ब्यूरोक्रेट्स के पास जो रिटर्निंग ऑफिसर्स बनाए गए थे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, जिनके ख़िलाफ़ हमने पिटीशन फाइल की तो हमारे ही ख़िलाफ़ उल्टा कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग शुरू कर दी गई। मैं आपके मीडिया के दोस्तों को लेकर गया, लास्ट डे था, मैंने कहा जी तीनों हल्के इस्लामाबाद के 46, 47, 48 मैंने कागजात जमा कराए थे। मैंने कहा कोई ऑब्जेक्शन है तो मुझे बता दें, मैं उसको फुलफ़िल करूं। तीनों 47, 46, 48 के रिटर्निंग ऑफिसर ने कहा कि आप वो आदमी हैं जिसके ख़िलाफ़ कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, और आप गवाह हो इस बात के रात 12 बजे किस तरीके से मेरे कागजात पे रिजेक्ट कर दिए गए। लेकिन इस बात को हम आगे चलते हैं, बल्ले का निशान छीन लिया, और न सिर्फ बल्ले का निशान छीना, उसके साथ मेरे समेत हमारे वर्कर्स के ख़िलाफ़ FIR कटी। ये मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ हम बैठे हुए हैं। आपके तकरीबन 100% मीडिया हाउसेस वो हैं जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में आते हैं, और ये रेड जोन का सारा एरिया और 70% देहात भी। मैं दावे से कहता हूँ, आप बता दें, आप सारे दोस्त गवाह हो इस बात के, कौन से पोलिंग स्टेशन में गए और जहाँ से मैं हारा हूँ या वो कठपुतली जीता हो, लेकिन हम हार गए, हराया गया हमें, हम तो जीत गए। और इसी तरह तीनों हल्के इस्लामाबाद के और बाकी जो कुछ भी हुआ, किसी तहजीब याफ्ता जमहूरी मुल्क में अवामी इनकलाब वोट की पर्ची के ज़रिए हुआ करता है, और वो हो गया। लेकिन DGISPR साहब कहते हैं आपको तो 7% वोट मिले, पता नहीं कैलकुलेशन कैसे करते हैं। अगर ये आपके मैथमेटिक्स का हाल है, अगर ये आपकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं जिसके आप सरबराही करते हैं, तो मेरा ख़्याल है कि ये इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को बंद कर दें, उसकी जगह पे रऊफ़ हसन साहब या जो आप दोस्त बैठे हुए हैं इनकी टीम बना दें, आपको प्रॉपर ज़्यादा बेहतर इंटेलिजेंस दे देंगे।
अगर आपकी ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स है कि हमने 77% या पता नहीं कितने % वोट लिए। भाई आपके नुमाइंदे अगर रिटर्निंग ऑफिसर्स के पास बैठ के जो कुछ वो कर रहे थे आप सब जानते हो। पूरे मीडिया हाउसेस ने मेरा रिज़ल्ट दिया और बहुत सारे हमारी 180 सीटें के रिज़ल्ट भी दिया। वो EMC का रिकॉर्ड आज भी वो हमें नहीं दे रहे कोर्ट के आर्डर के बावजूद। वहाँ से जो रिज़ल्ट जाता था प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स का, इलेक्शन कमीशन मीडिया हाउसेस में दे रहा था, वहाँ से हम जीत रहे थे। रात के 12 बजे वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो सहूलतकारी करता है मुस्लिम लीग नून की और लंदन एग्रीमेंट की, वो रात को 12 बजे कहीं चला जाता है। ये भी आपने हमें बताया, हम तो नहीं थे वहाँ मौजूद। इसलिए मैं कहता हूँ आपकी इंटेलिजेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो किसी मखसूस जगह पे जाते हैं और जब 3 घंटे बाद वापस आते हैं तो रिज़ल्ट पहले रुक जाता है और उसके बाद चेंज होना शुरू हो जाता है। मैं आज भी सवाल करता हूँ कि आप इसके बारे में बताएं, आप कहाँ गए थे और क्यों आपने इन रिज़ल्ट्स को चेंज किया या कराया। और एस्टेब्लिशमेंट के वो सहाफ़ी जो अपने आप को एस्टेब्लिशमेंट के करीब तरीन समझते हैं, आप उनकी ओवरऑल असेसमेंट पब्लिक में या टीवी में बैठ के ले लें या आप ख़ुद उनसे इनफरादी तौर पर पूछ लें कि क्या रिज़ल्ट था। मुझे एक मेरे दोस्त ने, मैं बताए बगैर, क्योंकि जिस तरह सहाफ़ियों को ये हक़ हासिल है कि वो अपना सोर्स न बताएं, लिहाजा मैं अपने एक दोस्त सहाफ़ी मशहूर जर्नलिस्ट और एंकर पर्सन की बात बताना चाहता हूँ नाम लिए बगैर। उसने कहा जी मैं जब गया मुझे कहा गया सब रोक दें। मैं एहतियातन चला गया चेक करने के लिए कि रिज़ल्ट्स का मसला क्या है, क्यों रोक दिए हैं। वो जो रिज़ल्ट कंपाइल कर रहे थे मैंने उनसे पूछा जी क्या मसला है। उन्होंने बड़े घबराते हुए कहा जी 2/3 मेजॉरिटी से ज़्यादा लीड के साथ PTI जीत चुकी है और हमें कहा गया है कि आप रिज़ल्ट रोक दें। हम मजबूर हो गए हैं रिज़ल्ट रोकने पे। खैर ये अलग बात है। मुझे ये बताया जाए कि ये आपकी अगर रिपोर्ट थी और फिर खान साहब ने भी उसके बारे में उस दिन हमें बताया 7 तारीख को जब हमारी मुलाकात हुई। आप कहते हो कि जी आप बना दें कमीशन, ज़रूर बनाएं। किसने मना किया आपको? खान साहब ने कहा कि मैं बिल्कुल पेश होने के लिए तैयार हूँ 2014 का। लेकिन साथ उन्होंने ये भी कहा कि PTI के ज़माने में 2 धरने हुए मौलाना फजल रहमान के, जो उन्होंने कहा कि हमारी किस किस से बात हुई थी, वो भी आप ऑन रिकॉर्ड कर लें। किस किस से धरने में बात हुई और किस किस ने क्या क्या उनके साथ वादे किए एस्टेब्लिशमेंट के। और उसके साथ 2 मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के लोगों ने भी यहाँ जुलूस लेकर आए। हमने तो एक सिंगल FIR नहीं काटी। यानी एक धरने से तो आपको तकलीफ़ है, ज़रूर करें, उसमें कमीशन से हम इनकारी नहीं हैं, मगर बाकी धरने और बाकी जुलूस। और फिर क्या आप एक सुपर सियासी पार्टी हैं? अगर आप एक सुपर सियासी पार्टी हैं और सियासत को आपने रेगुलेट करना है कि कौन धरना आइंदा दिया करेगा, कौन एहतजाज किया करेगा और कौन लॉन्ग मार्च किया करेगा, तो फिर आप एक पॉलिसी स्टेटमेंट या आइन में तरमीम करके अपने आप को एक सुपर पॉलिटिकल पार्टी डिक्लेयर करा दें ताकि आपके पास इसका भी जवाज़ और हक़ मौजूद हो। मुझे रऊफ़ भाई देख रहे हैं, इसका मतलब है कि वो मुझे कहना चाहते हैं मैं मुख्तसर करूँ, इसलिए मैं अब अपनी बात को सिर्फ टू द पॉइंट बात करूँगा। अब मैं आगे चलना चाहता हूँ कि इस वक्त सबसे पहला मुतालबा मैं चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से करूँगा कि आपके लाहौर के वकला के मसाइल को हल करना आपकी सबसे पहली और बुनियादी ज़िम्मेदारी है और आप हल करें। लेकिन इन चीज़ों को एग्रेवेट करने में वहाँ की वो कठपुतली हुकूमत, वो डाकू रानी के ज़रिए जो ये चाहते हैं कि वकीलों और जुडिशरी के दरमियान इख्तलाफात पैदा हों, तो इस हवाले से मैं वकला नुमाइंदों से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप फोकस्ड रहें ताकि जस्टिस सिस्टम के ऊपर जो कुछ अटैक हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ कर रही हैं और जिस अंदाज से इंटेलिजेंस एजेंसीज़ का रोल आ चुका है आपके सामने, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुअज़्ज़िज़ 6 जज साहिबान ने लिख के दिया, उसके पैरा नंबर पहले में लिखा हुआ है, पहले पैरे में, कि इमरान खान के ख़िलाफ़ फैसला लेने के लिए प्रेशर डाला गया। और एक जज के आपको पता है बाकी तफसीलात, किस तरह बिरादर नस्बती को उठाया गया, बेडरूम्स में कैमरे लगाए गए, कैसे जजेस हॉस्पिटलाइज्ड हुए, और वो सारी तफसील आपके सामने आ चुकी है। और आज सारी हाई कोर्ट्स और लोअर जुडिशरी ये लिख के दे चुके कि आज ये ओपन सीक्रेट है
कि इंटेलिजेंस एजेंसीज़ दबाव डालती हैं सियासी केसेस में ताकि अपने मकासद हासिल कर सकें और अपने जो उनके मुखालिफ हैं मकसद यानी PTI उनके ख़िलाफ़ फ़ैसले ले सकें, क्योंकि और तो पॉलिटिकल पार्टीज़ तो कोई उनका मुखालिफ उनके बकौल कोई नहीं है, चूँकि बाकियों को तो उन्होंने गोद लिया हुआ है। उन रिजेक्टेड अफराद को कठपुतलियों की सूरत में हमारे ऊपर मुसल्लत किया हुआ है। हारने के बावजूद उनको फॉर्म 47 के ज़रिए यहाँ ला बिठाया गया है, जिसकी ताज़ा तरीन मिसाल वो अनवारुल हक काकड़ साहब, वो लियाकत चट्ठा, कमिश्नर रावलपिंडी, वो निसार चीमा साबिक MNA मुस्लिम लीग नून, वो मुस्तफ़ा MQM के कामरान टसूरी, इन सब की स्टेटमेंट्स को अगर आप यकजा करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि जनाब यहाँ सिर्फ दाल में कुछ काला नहीं है, दाल ही सारी काली हो चुकी है। मगर इस सब कुछ के बावजूद सिर्फ एक शख्स को ये चीज़ें नज़र नहीं आती, वो हैं हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। ना उनको ये नज़र आया कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड में नहीं मिल रही, ना उनको ये नज़र आया कि हमारे कागजात नामजदगी छीने जा रहे हैं, ना उनको ये नज़र आया कि हमारे इंटर पार्टी इलेक्शंस जो हैं वो दुरुस्त हुए हैं। वो कहते हैं नहीं, दुरुस्त नहीं हुए। पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को उन्होंने एक पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन के ताबे कर दिया और उनके बकौल ये रिटर्निंग ऑफिसर्स जिन्होंने ये इलेक्शन कराने हैं या कराए थे वो फरिश्ते हैं, जुडिशरी के ज़रिए इलेक्शंस नहीं होंगे। इस सब कुछ के बावजूद में और इलेक्शन कमीशन की वो तमाम तर हरकतों के बावजूद जो कुछ उन्होंने की, लेकिन आज भी एतराज़ उनको अगर है तो PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के ऊपर है, और जो किरदार उन्होंने ख़ुद अदा किया है इन इलेक्शंस में वो उनको ज़रा बराबर भी नज़र नहीं आ रहा। ये उसी तरह की बात हुई, कमीशंस के बारे में बड़ी तफसील के साथ आपको बता दिया, लेकिन एक बात 24 मार्च 1971 को, ये रिकॉर्ड की बात है, याया खान जाता है वहाँ ढाका में और उनको कहता है कि हमने तमाम मसाइल बातचीत के ज़रिए हल करेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी अवामी लीग जीत चुकी थी 160 सीटें आउट ऑफ 162। उनको कहा जी आपसे बातचीत के ज़रिए हल करेंगे, बैठ के सेटल करेंगे। मगर 25 मार्च को जो ही वो आते हैं, 25 मार्च को आर्मी एक्शन शुरू हो जाता है और एक एक बंदे को पकड़ के उनके ख़िलाफ़ एक्शन शुरू हो जाता है। मीनिंग देयर बाई ऑलरेडी ये एक बहाना था, ऑलरेडी आपने प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन कर रखी थी। जब हम 9 मई की बात करते हैं हम यही कहते हैं कि आपने सुबह सवेरे आपने देखा कि इमरान खान जब सुबह उठता है वो अपने इस्लामाबाद की तरफ आते हुए, जिसमें बेल उसने अप्लाई कर रखी थी और जिसमें थम इम्प्रेशन के प्रोसेस में थे और अदालत की तहवील में थे, वो सुबह निकलते वक्त कहते हैं कि अगर किसी ने गिरफ़्तार करना है तो मैं बग़ैर रेजिस्टेंस के गिरफ़्तारी दूंगा, मुझे सिर्फ वारंट ऑफ अरेस्ट दिखा देना। मगर क्या होता है, उनको उठाया जाता है, CCTV फुटेजेस वो सारे चोरी किए जाते हैं और आज तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट को नहीं मिले, और उसके बाद जो कुछ भी हो। और विद इन फ्यू आवर्स 10,000 हमारा वर्कर्स कैसे आपने उठा लिया, 16 बंदे हमारे शहीद कर दिए, कई पैरालाइज्ड हैं, कई सैकड़ों ज़ख्मी कर दिए, और पुरअमन एहतजाज लोग करने के लिए निकले। और आपने सारे आज सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में ये आ चुका है, लिख के ये दे चुके हैं कि हमारे CCTV फुटेजेस उन तमाम इंस्टॉलेशन से जी ख़राब थे या गायब हैं। भाई किसने गायब किए हैं? इस्लामाबाद हाई कोर्ट से लेकर आपके कोर कमांडर हाउस तक, और फिर उसके बारे में कोई कुछ नहीं कहता। वो ये कहते हैं, ख़ुद कहते हैं कि 2 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक, ये 1:30 बजे से बल्कि जुलूस निकलता है जी, जा रहा है 150-200 बंदा, लेकिन कोई एक ना पुलिस वाला, ना उनकी अपनी अरेंजमेंट सिक्योरिटी, ना कोई रास्ते में कोई उनको रोकता है। और वहाँ ये ख़ुद बताते हैं कि जनाब कहा जा रहा है कि बाहर अंदर ना जाएं, लेकिन कैसे हुआ, क्या हुआ, वो CCTV फुटेजेस गायब कर दी गई और उसकी बहुत सारी तफसीलात आपके सामने भी आ चुकी हैं। मगर आपने देखा कि परसों हम लोग 500 के करीब, उससे भी बल्कि ज़्यादा लोग थे, भाई कई लोग गाड़ियों से नहीं निकले थे, हम अभी बाहर ही निकलते हैं तो हमारे ऊपर लाठी चार्ज हो जाता है और विद इन 10 मिनट्स और हमें डिस्पर्स किया जाता है। लेकिन 150-200 अफराद, इनसे 8 घंटे में नहीं हो सका कुछ भी। क्या उस IG को, चले मैं कहता हूँ वो मिला हुआ था या नहीं मिला हुआ था, क्या IG उसी IG है ना जो डॉक्टर उस्मान अभी बैठा हुआ है, जो तनख्वाह देते हैं, उसके ख़िलाफ़ नेगलिजेंस का भी मुकदमा बना? और अगर नहीं बना तो ये बता दें कि IG कहता है कि मुराद रास
और बहुत सारे नाम देता है। 27 कालें थीं, सबसे बड़ा मुजरिम है। सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उसकी कीमत है और वो है आप एक्विटल हो जाएगी, आप बरी ज़िम्मा हो जाएंगे, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें। इसी तरह अंदरीब अब्बास और खदीजा शाह एक गाड़ी में जा रहे हैं एहतजाज के लिए, लेकिन वो 8 महीने बाद उसकी ज़मानत होती है और आज तक हमारी बाकी ख़वातीन सारी की सारी जेलों में पड़ी हैं, लेकिन वो एक दिन के लिए जेल नहीं गई। क्यों? कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। अगर ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन नहीं था, ये वाकई सच्चा वाक़या आप बताते हैं जिसकी जुडिशल इंक्वायरी भी आप नहीं कराते, मगर मुझे बताएं कि फिर आधे लोग तो वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए फ़ारिग हो जाते हैं और जो इमरान ख़ान के साथ वफ़ा करते हैं वो आपके लिए सबसे आखिर में, और अभी तक वो पाबंद सलासल भी हैं और जेलों में भी सड़ेंगे। और दूसरी तरफ कहा जाता है कि जनाब मिलिट्री ट्रायल ही इसका हल है। क्या कहते हैं? 3 चीज़ें जहन में रख लें। दुनिया का कोई कानून और आइन आपको ये नहीं बताएगा कि आप उसके मुद्दाई भी हैं, आप कहते हो हमारे ऊपर अटैक हुआ। नंबर 2, आप कहते हो हम गवाह भी हैं, इररिफ्यूटेबल हमारे पास एविडेंस है, नाकाबिल तरदीद शवाहिद। नंबर 3, हम मिलिट्री ट्रायल के ज़रिए सज़ा भी देंगे, मुनसिफ भी खुद हैं। तो भाई दुनिया में कोई उसूल नहीं होता, कानून नहीं होता कि ख़ुद मुद्दाई, ख़ुद गवाह, ख़ुद आप मुनसिफ बन जाएं। इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश है फौरी तौर पर इनका फ़ैसला करें, लोगों को उनके हुकूक दें। और इस तरह का जो जुल्म हो रहा है एक जंगल के बादशाह के ज़रिए, वायसराय और अपने कठपुतलियों के ज़रिए इस मुल्क में जिस तरह आइन और कानून की पामाली हो रही है उसको ख़त्म किया जाए। और मैं आखिर में ये कहूँगा कि पाकिस्तान बिज़नेस कम्युनिटी ने ये आपको कहा है कि जनाब पाकिस्तान में तो इन्वेस्टमेंट तब आएगी जब आप पाकिस्तान के इन्वेस्टर्स को भी, जो पैसा यहाँ से लेकर बाहर भाग रहे हैं, इनको तो आप एतमाद दें। जब यहाँ एतमाद नहीं होगा, और एतमाद तब होगा जब कानून की हुक्मरानी होगी, इंसाफ का निज़ाम दुरुस्त होगा, अवाम के फ़ैसलों को, जो हक़ के हुक्मरानी है वो अवाम का है, उनको तस्लीम किया जाएगा। और जमहूरियत एक तमाशा नहीं होगी, जमहूरियत हकीकत में जमहूर के फ़ैसले को तस्लीम करना है। और आखिरी बात कि अगर आपने कमीशन बनाना है तो एक मेहरबानी और भी कर दें, क़ायद आज़म की वफ़ात किन हालात में हुई उसको भी कमीशन में शामिल कर लीजिएगा। लियाकत अली ख़ान का मर्डर हुआ और उसके बाद उसकी फ़ाइल का क्या बना, कमीशन का हिस्सा बना लीजिएगा। फ़ातिमा जना का मर्डर हुआ या नहीं हुआ उसको भी कमीशन का हिस्सा बना दीजिएगा। भुट्टो की जो जुडिशल आपने कह दिया कि ये जुडिशल मर्डर था, लेकिन जिन्होंने ये मर्डर कराने में शरीके गुफ्तगू थे, शरीके कार थे, उनके बारे में आपने ना सुप्रीम कोर्ट ने कुछ लिखा ना कुछ कहा। कौन लोग थे? क्या उसका रावलपिंडी हमारी इस्टेब्लिशमेंट से कोई ताल्लुक़ था? और अगर था तो कौन थे? उसको भी कमीशन का हिस्सा बना दीजिए। और बेनज़ीर भुट्टो मर्डर केस में भी जो कमीशन है उसके फैक्ट्स भी सामने आ जाएं तो हम सब के लिए, इस मुल्क के लोगों के लिए बहुत सारा भला होगा। थैंक यू सर। मैं एक सेकंड मैं कोई कंपैरिजन इनेक्ट करने के मूड में नहीं हूँ, ना ही मैं चाहता हूँ कि कंपैरिजन इनेक्ट करूँ, लेकिन हालात जिस तेज़ी के साथ ख़राब किए जा रहे हैं और जिस हद तक ख़राब हो चुके हुए हैं, वहाँ अब हर सोचने वाले शख्स को 1971 और 2024 में सिमिलैरिटीज़ नज़र आ रही हैं। आज भी मुल्क जहाँ खड़ा है, अगर ये रवश जारी रही और मुल्क को उसी तरफ पुश किया जाता रहा जिस तरफ अभी तक पुश किया गया है, तो कोई बईद नहीं कि हालात ख़राब हो जाएं और फिर इस मुल्क की जो ताकतें हैं उनके कंट्रोल में ना रहें। कोई भी इस मुल्क से को चाहने वाला, इस मुल्क से प्यार करने वाला शख्स जो है वो नहीं चाहता कि ऐसा हो, इस किस्म की सिचुएशन दोबारा क्रिएट हो। लेकिन हमारी बहुत सारी जो कमज़ोरियाँ हैं उसमें से एक बहुत बड़ी कमज़ोरी ये है कि हमने कसम खाई हुई है कि हमने अपनी गलतियों से सबक नहीं सीखना। और इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट का जो रवैया है वो बिल्कुल इस किस्म के रवैये की गमाज़ी करता है कि वो भी अपनी गूनागू कमज़ोरियों से सबक सीखने से बिल्कुल इनकारी हैं। जैसा मैंने पहले कहा था, ये मुल्क अब ज़्यादा ज़ख़म और ज़ख़म बर्दाश्त नहीं कर सकता, और ये जो फ़ेल है इस मुल्क को तबाही के धाने से वापस मेन स्ट्रीम करने में, मेन स्ट्रीम में लाने के, इसमें पाकिस्तान के हर इदारे
को एक रोल, अपना रोल अदा करना पड़ेगा जो कि आइन में मुख्तस है, जो कि कानून के मुताबिक है। और अगर इस्टेब्लिशमेंट अपना वो रवैया जो है, अपना वो रोल जो है वो अदा करने से इनकारी है, जैसा कि अभी तक इस मौके तक जबकि हम आपसे बात कर रहे हैं जैसा कि नज़र आता है कि वो इनकारी है, तो फिर आज के बाद आगे हफ्तों, महीनों और सालों में मुझे तबाही नज़र आ रही है, मुझे कोई कंस्ट्रक्टिव चीज़ नज़र नहीं आ रही है। और मेरी अपील है साहिब इक़्तिदार लोगों से कि इस रवश को बदलें, मुल्क का सोचें, मुल्क के लोगों का सोचें, मुल्क के मुस्तकबिल का सोचें, और जो यहाँ गैर आइनी और गैर कानूनी इक़दामात उठाए गए हैं उनको रिवर्स करें, क्योंकि उसी सूरत में और सिर्फ़ उसी सूरत में मुल्क जो है वो आगे बढ़ सकता है। कोई सवालात अगर हों आपके तो बताइए सर। जी 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 जनाब, जी बताइए जनाब। आपने कहा हम कमीशन बनाने को तैयार हैं। पहला ये शाहीन साहब बैठे हुए हैं, वो किस हैसियत में कह रहे हैं कि हम कमीशन बनाने को तैयार हैं, और आप किस तरह आइन की बात करते हुए एक उनके कमीशन को तस्लीम करते हुए उधर मजीद कमीशन का मुतालबा कर रहे हैं। देखिए, हमने बड़ी हमारी कंटेंशन है, मैं शुएब साहब से कहूँगा कि मेरे बाद ये भी बात करें, क्योंकि ये टेक्निकली आपको एक्सप्लेन कर सकेंगे मुझसे बहुत बेहतर। इस वक्त वो तीन पॉलिटिकल पार्टीज़ जो कि हुकूमत की कंस्टिट्यूंट्स हैं, वो जो 8 फरवरी का इलेक्शन फ्रॉड था उसकी डायरेक्ट बेनिफिशरीज हैं। कंसिक्वेंटली खान साहब ने ये फ़ैसला किया हुआ है कि उनके साथ हम एंगेज नहीं करेंगे। इन एनी केस उनके पास कोई ताकत नहीं है, वो कोई फ़ैसला नहीं कर सकते। वो फ़ैसला अगर उन्होंने कोई फ़ैसला करना होता है तो वो एक डाल के हाथ जोड़ के वो जाते हैं साहिब इक़्तिदार लोगों के पास, और इक़्तिदार आपको पता है कि कहाँ है। इसलिए हमने कहा है जी कि हम चूँकि जेन्युइनली इंटरेस्टेड हैं कि इस मुल्क को आगे लेके चलें, इसके मसाइल हल करना है तो उनसे करना है। जहाँ तक कमीशन बनाने का उनका सवाल है, हमने नहीं उनसे कहा कि आप कमीशन बनाएं, ये उन्होंने कहा है। अगर उनके पास कोई ऐसी आईनी और कानूनी ताकत है कि वो कमीशन बना सकते हैं तो 100 बिस्मिल्लाह बनाइए। जी देखिए सर, इसका हल बड़ा मुख्तसर है, जुडिशल कमीशन। जब जुडिशल कमीशन की हम बात करते हैं, हमारा थ्रू आउट मुतालबा जुडिशल कमीशन का है। जुडिशल कमीशन का तरीक़ाकार ये है कि जुडिशल कमीशन यानी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जिसके ऊपर हमें भरोसा नहीं है कि हमारे ऊपर वो हमें उनके ऊपर इतबाद नहीं है कि वो हमारे साथ इंसाफ करेंगे, और अदरवाइज़ भी सुप्रीम कोर्ट के 5 मेंबर बेंच फैसला दे चुका है कि इमरान खान और उनके जो भी मुकदमात हैं उनको वो नहीं सुनेंगे। बाकी जजेस पे मुश्तमिल कोई भी जुडिशल कमीशन बना दें, हमने हमेशा मुतालबा जुडिशल कमीशन का किया है। हम इन कठपुतलियों को कहें कि कोई भी अपना बंदा बिठाएं, उसको कमीशन का नाम दे दें, इनकी हैसियत क्या है? और वैसे भी ये रिजेक्टेड लोग हैं। दूसरी बात, जैसे रऊफ़ भाई ने ये बड़ी तफसील के साथ आपको बता दिया, ये हमने उनको नहीं कहा था DGISPR साहब आप आकर कमीशन बनाएं। हमने उनको कब कहा? उन्होंने आकर कहा कि जी मैं कभी हम कमीशन बनाएंगे। भाई आप किस कैपेसिटी में कमीशन बनाएंगे? आपको इतना अख्तियार है, आप एक एग्जेक्टिव अथॉरिटी की एक ब्रांच हैं, आप एक ब्रांच के तौर पर आप सुपरमैन का रोल अदा ना करें। आप सुप्रा कॉन्स्टिट्यूशनल जो पावर्स अपनी एक्सरसाइज करने की कोशिश करते हैं, दैट इज़ रॉन्ग, इलीगल एंड अनलॉफुल एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, हम उनको नहीं मानते। लेकिन वो ये कहते हैं कि हम बनाएंगे तो उसका मतलब ये है कि आप, इसका मतलब है कि उन कठपुतलियों की बिहाफ पे वो पावर्स एक्सरसाइज करते हैं, और ये समझते हैं कि इन कठपुतलियों को तो चूँकि हम लाए हुए हैं, ये तो हमारे ग़ुलाम हैं, तो लिहाजा हम ही उनकी पावर एक्सरसाइज करेंगे। शायद ये आप इन्फ्लुएंस ड्रा करते हैं, इसलिए हम उनकी जो गैर आइनी कोई भी इक़दाम है उस पर हम तनकीद इसलिए करते हैं कि आप आइन और क़ानून के मुताबिक। जी सर। जनाब,
लोग अपने हरीफ मानते हैं, आप उन्हीं की तरफ देखते हैं, आपको समझते हैं कि पीटीआई समेत तमाम पॉलिटिकल पार्टी इस बात के जिम्मेदार हैं कि उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को गंदा कर दिया। कल यहाँ पे बैठ के 2013 के इलेक्शन में यही बातें अंदाज पूरा होता था कि मोदी को आपको आज आप वही बातें काम कर रहे हैं। उससे पहले पीपल्स पार्टी नून लीग के बारे में यही बातें कही। जब आप पीपल्स पार्टी आपस में एक दूसरे से बात करने को तैयार नहीं है, तो क्या आप कुछ आसमानी बातें हैं इनके साथ आप बात करेंगे? आपने कितना वही रखा हुआ है जो दूसरी बातों में रखा हुआ है। अभी देव साहब भी कह रहे हैं, आप भी कह रहे हैं कि आपके लोग भी कह रहे हैं कि हम बातचीत नूनी के साथ करेंगे, आप उन्हीं को कह रहे हैं कि वो सारी बुराई की जड़ है। जब आप बुराई की जड़ है, बातचीत नूनी के साथ करेंगे, बात नूनी के साथ आप फिर ये बुलंद कैसे आगे चलेगा? जो आप बातें कर रहे हैं आपकी बातों में और अमली तौर पे चीजें जो नजर आ रही हैं उसमें फर्क नजर आ रहा है। ना सिर्फ आपके, मैं आपको पार्टियों में भी है, देखिए I disagree with your contention। देखिए, सबसे पहले बात यह है कि आप पीटीआई का जो सियासी सफ़र है उसको बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ के सियासी सफ़र से कंपेयर नहीं कर सकते। हमारे पीछे 28 साल की सियासी जद्दोजहद है। हमने किसी मिलिट्री नर्सरी में परवरिश नहीं पाई, ना उनका वो पौधा, हमारा जो पौधा है वो किसी जनरल ने लगाया था और उसको पानी दिया था, जैसा कि पीपल्स पार्टी और PMLN के जो ख़ासकर PMLN जो है ये मिलिट्री की नर्सरी में। नंबर 1। नंबर 2 बात यह है, हम किसी को, हम जब इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत की बात करते हैं तो वो हम उनसे कोई मदद मांगने नहीं जा रहे। ये मैं बारहा अपनी टॉक्स में, अपनी राइटिंग्स में और अपने टेलीविज़न प्रोग्राम्स में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। हम क्यों उनसे बात करना चाहते हैं? हम उनको बताना चाहते हैं कि आपकी आइनी हदूद क्या हैं, आपकी कानूनी हदूद क्या हैं। हम उनको बताना चाहते हैं कि आप इन हदूद को ट्रेसपास कर रहे हैं। हम उनको बताना चाहते हैं कि ये ज़रूरी है आपके लिए कि आप बैकआउट करें और सियासी मामलात सियासी जमातों पे छोड़िए। हम उनसे कोई भीख मांगने नहीं जा रहे, हम उनसे कुछ नहीं मांगने जाते। सो आप कंपैरिजन इनेक्ट करते हैं बड़ी जल्दी में, वो अनफॉर्चुनेटली उसका कोई फाउंडेशन नहीं है, कोई बेसिस नहीं है। और हमारी जो जद्दोजहद है वो कानून और आइन के ऊपर उस बेस्ड है। हमने कभी हमने ना, आप 2018 के इलेक्शंस की बात करते हैं, हमारे 35 सीटें चुराई गई। क्यों? इस्टेब्लिशमेंट ने चुराई। क्यों? ताकि एक कमज़ोर हुकूमत बने। इसका भी मैं बारहा जिक्र कर चुका हूँ। हमसे गलती, एक सेकेंड बात करने दे, एक बात करने दे। आप कंपैरिजन ना इनेक्ट करें हमारा और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ का। हमारी एक बड़ी 28 साल पर मुहित सियासी जद्दोजहद है। आज भी आपका ख्याल है कि 9 महीने से इमरान खान साहब जो है वो जेल में है, क्या हम डील नहीं कर सकते थे? क्या हमें ऑफर्स नहीं हुई? क्या आज भी हमें ऑफर्स नहीं हो रही हैं भाई? अगर इमरान खान साहब चाहते तो 5 दिन, 10 दिन, 12 दिन में बाहर आ जाते। वो शख्स कहता है मैं 9 महीने तो क्या, मैं 9 साल भी यहाँ ठहरूंगा, डील नहीं करूंगा। तो आप फिर भी कंपैरिजन इनेक्ट करते हैं जिसकी कोई बेसिस ही नहीं है। आई थिंक हम लोगों को चाहिए कि एक पॉलिटिकल पार्टी जो एक सियासी जद्दोजहद इनिशिएट किया हुआ है और उस पर कायम है, कम से कम उसके लिए 2 तारीफी कलमात ही बयान कर दे, रादर दैन के जी उनको इन चोरों और डाकुओं के साथ आप कंपेयर कर रहे हैं जिनका कोई सियासी बेसिस ही नहीं है, जो फैमिली फीफ्टम्स हैं, खानदानी जमातें हैं, बाप से बेटी, बाप से दूसरा बेटा, भाई से भाई, भाई से बहन। आज पीटीआई की जो शेप है, जो चेयरमैन है, जो सेक्रेटरी जनरल है, क्या वो इमरान खान साहब के खानदानी दोस्त हैं, खानदान से हैं? क्यों नहीं इनको तौफीक हुई PMLN को और पीपल्स पार्टी को ये खानदान से निकल के किसी को अपॉइंट करें सीनियर पोजीशन के ऊपर? आपको ये चीज़ें नहीं नजर आती हैं? क्या ये चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप पीटीआई को अलहदा रखें इन जमातों से, इनके साथ कंपेयर ना करें? नेक्स्ट जी, थैंक यू जी। चलिए जी, थैंक यू। कौन?